केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पवार एक मजबूत और प्रभावशाली नेता थे। अठावले ने कहा कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह पूरी तरह एक दुर्घटना प्रतीत होती है और इसमें किसी साजिश या गड़बड़ी का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने कहा कि प्राथमिक संकेतों से लगता है कि हादसा पायलट की त्रुटि के कारण हुआ। अठावले ने लोगों से अपील की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर अनावश्यक अटकलें न लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि संबंधित एजेंसियां तकनीकी जांच कर रही हैं और अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई स्पष्ट होगी। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पवार जी हमारे डिप्टी सीएम थे, बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे, लेकिन उनका जो एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है उस क्रैश की इंक्वायरी पूरी हो रही है। लेकिन मेरा मत ऐसा है कि इसमें कोई घातपात का विषय बिल्कुल नहीं है। ये पूरा एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट क्यों हुआ है, पायलट ने क्यों वहाँ लैंड अगर एयरक्राफ्ट नहीं हो सकता था तो उन्होंने पुनः 10-15 मिनट के अंतर पर था, पुनः भी जाकर लैंड करने की आवश्यकता थी। बहुत बार दिल्ली में अगर लैंड नहीं होता, अपना जब कोहरा होता है तब एकाधी बार अगर लैंडिंग नहीं कर सकते हैं तो चंडीगढ़ ले जाते हैं, लखनऊ ले जाते हैं और किधर जयपुर ले जाते हैं। तो ये कैप्टन ने उनको ध्यान में आया नहीं और उन्होंने गलती के कारण एक क्रैश हुआ है। लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है और इसकी जांच पूरी हमारे राम कुमार नायडू जी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी मीडिया को बोला है कि जल्द ही इसकी इंक्वायरी पूरी होगी और इसमें क्यों एक्सीडेंट हुआ इसकी जानकारी मिलेगी। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने हर्षवर्धन सपकाल के कथित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बावनकुले ने कहा कि ऐसे बयान समाज में आक्रोश पैदा करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि संबंधित नेता का इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए। बावनकुले ने कहा कि राष्ट्र नायकों के सम्मान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि स्पष्ट संदेश जाए कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये नालायक हर्षवर्धन सपकाल ने किया है जो लायक का नहीं, लेकिन इसके बड़ा शब्द नहीं है। यह हर्षवर्धन सपकाल के दिमाग में ना, इसका दिमाग में ब्रेन में कुछ तो भी जंतु घुसा हुआ है। इसको एडमिट कर देना चाहिए मेंटल हॉस्पिटल में पकड़कर। और राहुल गांधी से मेरी विनती है, इसका राजीनामा लेना चाहिए, रेसिग्नेशन लेना चाहिए। 3 दिन में रेसिग्नेशन लेना चाहिए। अगर नहीं लेते तो राहुल गांधी को भी ये मान्य ऐसा हो जाएगा। और रह गए ये उद्धव ठाकरे जी, ये लाचार हो गए, उनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना लाचार होंगे? स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान हुआ, आप उनके फेवर में हो। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा, उनके फेवर में आप बात कर रहे हो। महाविकास आघाड़ी के लिए आप इतना बचाने के लिए काम कर रहे हो। राजनीति एक तरफ है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति, घटिया राजनीति वो कर रहे हैं। हर्षवर्धन सपकाल को जनता नहीं छोड़ेगी। 14 करोड़ जनता में आक्रोश है, उनको बचाने वाले में भी आक्रोश है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते पे आके उल्टा आंदोलन कर रहे हैं, ये तो और खतरनाक है। इनको कोई शान बची नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इनको जनता ही सबक सिखाएगी। अगर राहुल गांधी ने 3 दिन में रेसिग्नेशन नहीं लिया तो समझेंगे राहुल गांधी भी इसमें शामिल है। कांग्रेस नेता उदित राज ने टीपू सुल्तान को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए थे। उदित राज ने दावा किया कि उस दौर में कुछ समुदायों की महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं था और टीपू सुल्तान ने इस प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास को संतुलित दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उदित राज ने कहा कि ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर चर्चा तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से। क्या गलत किया है? टीपू सुल्तान ने वो महान कार्य किया है जिसके ऊपर बीतती वही जानता। औरतों को, शूद्र औरतों को छाती ढकने का अधिकार नहीं था। उस आदमी ने कहा ये प्रथा को बंद करो, नहीं बंद करेगा उसके खिलाफ में पनिशमेंट किया जाएगा। वो महान रिफॉर्मर है। किसने ये जो भेदभाव किन राजाओं ने किया? हिंदू राजाओं ने किया था। मुस्लिम होकर के दलितों के लिए वो खड़ा हुआ, इसलिए उससे नफरत करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निहत्थे लोगों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह घिनौना अपराध है और इसमें शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पासवान ने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियां सभी दोषियों को ढूंढ निकालेंगी।
उन्होंने कहा कि कानून का शासन सर्वोपरि है और समाज में मजबूत संदेश देना जरूरी है कि अपराध करने वालों को कठोर सजा मिलेगी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की सोच के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ घर परिवार जिसमें खास तौर पर पासवान समाज के लोग थे, उनको चिन्हित कर जिस बेरहमी से उन्हें मारने, पीटने, किसी का सर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग टूटी, एक छोटी 13 साल की बच्ची जिस तरीके से उस तक को बर्बरता से पीटा गया, ये दर्शाता है कि ये वो लोग जो समाज में तनाव की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जाति के आधार पर बटे, समाज में एकजुटता की भावना समाप्त। इससे उनको क्या लाभ मिलेगा मैं नहीं जानता, पर ये मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो समाज में जात पात के आधार पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़े परिप्रेक्ष्य सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। एक गांव की घटना समाज में बड़े पक्ष पे ऐसे दिखाई गए कि जैसे ये जातियों के बीच निरंतरता की लड़ाई। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे मां हमें जन्म देती है और पालन पोषण करती है, वैसे ही धरती मां की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चहल ने घोषणा की कि प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी की अपील की। एक पेड़ माँ के नाम, जिस तरह धरती माँ को हमारा एक समर्पण है, धरती माँ के लिए जिस तरह हमारी माँ हमें पाल के जन्म देती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, उसी तरह धरती माँ के प्रति जो हमारा समर्पण करना, संभालना, प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग दोनों चीज़ें करना, एनडीएमसी ने और मैंने एक स्वयं संकल्प लिया है कि प्रत्येक रविवार को एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम हम करेंगे। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प आंदोलन बन गया, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज यहाँ GPRA 2 टाइप 2 सुरेंद्रनगर अपने एनडीएमसी के क्षेत्र में जो क्वार्टर्स हैं उनमें आए हैं, फ्लैट्स हैं उनमें आए हैं। यहाँ के RW के सभी लोग हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे एक पेड़ माँ के नाम पर अलग अलग कविताएं कर रहे थे। बड़ा उत्साह था महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, सीनियर सिटीजन्स में। और ये संकल्प भी लिया यहाँ के सभी RW के साथियों ने कि अपने पूरे कंपाउंड में कोई भी स्थान नहीं छोड़ेंगे और एक पेड़ माँ के नाम लगाकर इसको हम अपने क्षेत्र का सबसे हरित कंपाउंड करेंगे। ऐसा एक संकल्प भी लिया। मैं पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने हम सबको ये थॉट, एक विजन दिया, एक पेड़ माँ के नाम। आज इसी संकल्प को लेकर प्रत्येक रविवार को हम आगे बढ़ते हैं और सैकड़ों पेड़ कहीं एक स्थान पर दूसरे स्थान पर लगाते लगाते आज ये एक हमारा आंदोलन बन गया है। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री। महाशिवरात्रि के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव का आशीर्वाद सभी नागरिकों पर बना रहे। बिरला ने कहा कि ये पर्व आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मचिंतन का अवसर है। उन्होंने शांति, समृद्धि और सद्भाव की कामना की। देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव की कृपा हम पर है। नीलकंठ महादेव ने हमेशा समाज के अंदर विश्व भीकर कल्याण का, सेवा का काम किया। आज समाज के अंदर समाज के अभाव, वंचित लोगों के जीवन को बदलने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए और भगवान शिव का जीवन हम सबको समर्पण, सेवा, त्याग की प्रेरणा देता है और इसीलिए आज पूरे भारत के अंदर हर हर महादेव है और दुनिया के अंदर भी
भारत के रहने वाले लोग और वहाँ के कुछ लोग भी सनातन संस्कृति में हर हर महादेव की पूजा करते हैं और नीलकंठ महादेव की कृपा हम पर ने ये नीलकंठ महादेव का मंदिर बहुत पुराना आध्यात्मिक विरासत का मंदिर है। वर्षों तक इस मंदिर की विरासत है। यहाँ पर हम वर्षों से आ रहे हैं। यहाँ पर हम सबको प्रेरणा मिलती है इस सात्विक नैतिक मूल्यों पर आगे चलते हुए समाज के कल्याण में एक कड़ी मेहनत से लगे रहे। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत हमेशा लोकतांत्रिक सरकारों के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बताया। पाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा लोकतांत्रिक दुनिया के साथ, लोकतांत्रिक सरकारों के साथ है और जिस तरह से बांग्लादेश में चुनाव गया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई दिया है और इस बात की अपेक्षा किया कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है भारत का और बांग्लादेश का एक अच्छा रिश्ता है, ट्रेड में भी, कल्चर में भी, पर्यटन में, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करते हैं तारिक रहमान साहब की प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उनकी पार्टी को बहुत सफलता मिली है, तो बांग्लादेश के हित में है क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों बांग्लादेश में घटनाएं हुई और जिस तरह जो वहाँ के हालात बने, अब उन हालात को वो काबू पाएंगे, वहाँ के अल्पसंख्यकों के सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और भारत के साथ रिश्ते और अच्छे होंगे, जिससे निश्चित तौर से साउथ ईस्ट एशिया में एक अच्छा स्थिरता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले दूर दराज और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज जैसी योजनाएं भी बिचौलियों के कारण गरीबों तक नहीं पहुंचती थीं। शाह ने कहा कि अब डिजिटल प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को उनका अधिकार सीधे मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से व्यवस्था मजबूत हुई है। कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे। बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा। सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति संवेदना, गरीबों के प्रति भावना, शुद्धता और सच्चाई, ये दोनों का एक अद्भुत संगम आज यहां पर देखने को मिलेगा। तरुण चुग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने असम और पूर्वोत्तर को विकास का केंद्र बनाने के बजाय अलगाववाद की ओर धकेला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के तहत असम में बुनियादी ढांचे संपर्क और औद्योगिक विकास में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने क्षेत्र को नई दिशा दी है। कांग्रेस ने असम को विकास का केंद्र नहीं, सच है असम व पूर्वोत्तर को अलगाववाद की प्रयोगशाला, षड्यंत्रों की प्रयोगशाला बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस की षड्यंत्रकारी नीतियों ने पूर्वोत्तर को असुरक्षा और अलगाव की भावना से धकेलने का अपराध किया है। आज वही असम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह अंतर नेतृत्व की नीयत और नीति दोनों का है। एक जमाना था कि कांग्रेस ने असम की और पूर्वोत्तर के विकास पर अपने भ्रष्टाचार के राक्षस को बिठा रखा था। हम भास्कर सेतु बना रहे हैं,
सबसे लंबा ब्रिज हाजरिका जी के नाम के बना रहे हैं। उन नायकों को सम्मान मिल रहा है। अगर कांग्रेस होती तो ये पुल भास्कर जी के नाम पर या भूपेन हाजरिका जी के नाम पर नहीं, गांधी नेहरू वंश के नाम पर बनता। कांग्रेस को असम का तेज विकास इसलिए असहज महसूस हो रहा है क्योंकि उनकी राजनीति ठहराव पर, भ्रष्टाचार पर, षड्यंत्रों पर टिकी थी। भाजपा ने पुल, ट्रेन, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य सुविधाओं का एक पूरा जाल असम व पूर्व उत्तर में बिछाया है। कांग्रेस ने केवल समस्याएं, षड्यंत्र और षड्यंत्र यही छोड़ा था। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में मोबाइल और ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा, हिज़्ब की कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा कि भारत अमेरिका और भारत यूरोप व्यापार समझौतों में किसानों के हितों की रक्षा की गई है और विपक्ष अनावश्यक भ्रम फैला रहा है। देखिए, अपने देश में मोबाइल फोन की फैक्ट्री है, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है और राहुल गांधी झूठों का नवाब है, झूठों का सरताज है। झूठ बोलना इनकी फितरत में है। ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। इन्होंने सावरकर जी पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इन्होंने सेना पर झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। इन्होंने राफेल पर झूठ बोला तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अब ये फिर से किसानों को डराने के लिए, बरगलाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब इंडो यूएस डील और इंडो यूरो ट्रेड डील हुआ है तो हमारे किसानों के सभी हितों को संरक्षित किया गया है। ये शिवराज जी ने भी बताया है, पीयूष जी ने भी बताया है, अमित जी ने भी बताया है। एक भी किसान को कोई इसका हानि नहीं पहुंचेगा क्योंकि हमारे मसाले हो, स्पाइस हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, क्रॉप्स हो, स्टेबल क्रॉप्स हो, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया है। डेयरी प्रोटेक्ट किया है, पोल्ट्री प्रोटेक्ट किया है। उल्टा हमारे कपास के किसानों के लिए, हमारे टेक्सटाइल के उद्योगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ का मार्केट खोल दिया है। परंतु जो कांग्रेस पार्टी ने दबाव में आकर बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को लाने का काम किया था और किसानों की कमर तोड़ी थी, जिन्होंने MS स्वामीनाथन रिपोर्ट कभी लागू नहीं किया, आज वो किसानों के हितैषी बनने का ड्रामा करते हैं। ये राहुल गांधी सबसे बड़े झूठे हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हर रोज होता जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।